नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम डॉक्टर्स लाइव। डॉक्टर्स लाइव में आज हमारे साथ हैं विख्यात चिकित्सक डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। आपका गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर्स लाइव में। डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें जानेंगे। जब भी हम किसी कार्यक्रम में डॉक्टर से बात करते हैं तो ये उम्मीद रहती है कि हम किसी न किसी बीमारी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम डॉक्टर साहब से उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, साथ ही प्रेरणा भी लेंगे कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी जा सकती है। डॉक्टर साहब, बातों की शुरुआत करते हैं। हाँ जी। आप जो है इस फील्ड में कैसे आए? राइट। देखिए, ऐसे तो मैं आई सर्जन हूँ, श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल। आई एम द डायरेक्टर ऑफ श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल। और कैरियर की शुरुआत मैंने एक आई सर्जन से ही की जी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा एक साल में कैटरेक्ट सर्जरी करने का रिकॉर्ड भी बनाया। बहुत अच्छा। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल की स्थापना होने के बाद मन में एक आया कि एक जो सक्सेस जिसे बोला जाता है वो आपने अचीव कर ली, लेकिन एज ए डॉक्टर सोसाइटी के प्रति एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। तो इतने साल की मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान मैंने एक चीज़ समझा कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ हैं, उनका संबंध बॉडी और ब्रेन के अलावा कुछ और चीज़ों से भी है, जिसको मैंने समझा कि माइंड से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हैं। तो हम हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे थे मेडिकल साइंस के अंदर। मेडिकल साइंस ब्रेन और बॉडी के लिए और डिजीज़ के लिए बेस्ट साइंस है, एक्यूट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी साइंस है। लेकिन आज लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स और साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम ये 85% डिजीज़ का हिस्सा है, ये WHO ने भी बताया। तो ये 85% जो डिजीज़ हैं, जो मेजर हिस्सा है, उसके ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगा कि इन पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है जी। तब मैंने समझा कि अगर इन चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढना है, साइकोसोमेटिक और लाइफस्टाइल डिजीज़, इनका सॉल्यूशन केवल मेडिकल साइंस नहीं है। मेडिकल साइंस एक अच्छी साइंस है बट इनकम्प्लीट है, कुछ और साइंसेस को इंटीग्रेट करना होगा। तो फिर मैंने माइंड से रिलेटेड साइंस को समझने की कोशिश की। जी। हम मेडिकल साइंस के अंदर साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकेट्री पढ़ते हैं जी। लेकिन वहाँ पर भी माइंड से रिलेटेड उतनी इफेक्टिव साइंस का मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने समझा NLP की साइंस को, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की साइंस को, जो स्पेसिफिक माइंड की प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है और आपकी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है उसको डील करने का एक तरीका है जी। लेकिन खोज यहीं पर खत्म नहीं हुई। मुझे लगा कि माइंड की साइंसेस को और समझने की जरूरत है। फिर मैंने हिप्नोथेरेपी की साइंस को समझा जी। क्योंकि माइंड को कैसे हिप्नोटाइज किया जा सकता है और हिप्नोथेरेपी के द्वारा क्या आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो, क्या साइकोसोमेटिक डिजीज को मैनेज कर सकते हो जी। इसके अलावा मेरा रुझान शुरू से ही हमारी वैदिक साइंस की तरफ भी था जी। मैंने समझा साइकोन्यूरोबिक की साइंस, ये जो चक्र विज्ञान है, नाड़ियाँ, चक्र, ये क्या होता है, जो योग और मेडिटेशन का एक अलग आयाम है, चक्र विज्ञान, उसके बारे में मैंने एक्सप्लोर किया और उस पर फिर मैंने PhD किया जी। तो ये जब मैंने करना शुरू किया तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ते गया और साइड बाय साइड जब मैं स्टडी कर रहा था, PhD कर रहा था, जो चीज़ मैं सीख रहा था उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में खुद के ऊपर भी, अपने रिलेटिव्स के ऊपर भी और अपने पेशेंट्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर रहा था। और जब मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया इन चीज़ों का तो जो ज़बरदस्त रिजल्ट मिले उसने मुझे और मोटिवेट किया। तब मुझे समझ में आया कि हम अभी हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग समझ ही नहीं रहे हैं। हम ब्रेन और बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग का मतलब है माइंड, ब्रेन, बॉडी एंड सोल। और एज ए MBBS MS डॉक्टर होने के बावजूद मैं माइंड और सोल को समझ ही नहीं रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि यस, WHO के अकॉर्डिंगली हेल्थ पर काम करने की ज़रूरत है, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग पे काम करने की ज़रूरत है। फिर मैंने एक MBBS कॉन्सेप्ट लाया, माइंड, ब्रेन, बॉडी एंड सोल जी। और जब ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आई, मुझे लगा कि जो मैं चीज़ें समझ रहा हूँ एज ए डॉक्टर, इन चीज़ों को पब्लिक तक लेके जाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने इसको सोचा कि क्यों नहीं एक प्रैक्टिकल वे में अंडर वन रूफ हमें इंटीग्रेट करना होगा माइंड की साइंस को, सोल की साइंस को, वैदिक साइंस को, इन कॉम्बिनेशन विद, इन इंटीग्रेशन विद मेडिकल साइंसेस जी। तो फिर यहाँ से हमने एक पॉजिटिव हेल्थ जोन की शुरुआत की। बहुत अच्छी बात सर। अवसाद को लेकर पूरा विश्व परेशान है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और इस बीच में जो है अवसाद को लेकर आप क्या सोचते हैं? और अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर्स भी अवसाद में हैं, पेशेंट के परिवार वाले तो रहते ही हैं और सामाजिक रूप से युवा पीढ़ी जो है, जो सब कुछ पाने के बाद पहले लक्ष्य ये बनाते हैं कि मुझे सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद वो फिर अवसाद में चले जाते हैं। उसका क्या कारण है? देखिए, मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ सैड सिंड्रोम। सैड, SADD, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और डिजीज जी।
ये 21st सेंचुरी की देन है। जी। हम सब हरी, वरी और करी में जी रहे हैं। हरी मतलब भागदौड़, वरी मतलब टेंशन्स और करी मतलब अनहेल्दी डाइट, डिस्टर्ब लाइफस्टाइल। और इसी वजह से सारी डिजीज आ रही हैं। सक्सेस का मायना ही चेंज हो गया है। सक्सेस हम एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट पे जी रहे हैं। सक्सेस का मायना क्या? पैसा कमाना, शोहरत, नाम, नेम, फेम, मनी, यही सक्सेस रह गया। हेल्थ और हैप्पीनेस कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। यही कारण है इस डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का। और ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जब एक लंबे समय तक रहता है तो यही डिजीज का नाम ले लेता है। फिर वो धीरे धीरे क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। और बीच बीच में ऐसा होता है कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशन भी फेवरेबल ना हो, प्लस स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो ऑलरेडी है ही, तो कहीं ना कहीं हमें बीच बीच में सुसाइडल टेंडेंसी के केस देखने को मिलते हैं, जैसा कि डेली दिनचर्या में हमें सुनने को भी मिल रहा है। अभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ देखने को मिला। जी सर, बच्चे भी आजकल जो देखने को मिल रहे हैं, बच्चों में भी बड़े उग्र होते हैं। पहले के समय में हमने देखा कि माता पिता कोई बात को कह रहे हैं तो बच्चे समझने का प्रयास करते थे। अभी जिद्दी जो स्वभाव है तो वो एक अलग टाइप का आ रहा है। बच्चे फेंकना चालू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे वीडियो गेम भी आए, कई ऐसे गेम आए जिसको बाद में प्रतिबंधित किया गया, लेकिन बच्चे उसे देखकर आत्महत्या तक पहुंच गए। तो बच्चों को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं इसको जो बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं जी, ये बहुत चिंता का विषय है। और इसको मैं इस तरीके से समझता हूँ कि उनके बच्चों को नहीं समझिए, उनके माइंड को समझिए। हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। ये हम सब जानते भी हैं और बोलते भी हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत होती है। लेकिन अगर हम इसको डीप में जाके समझे, जो मैंने एनएलपी में समझा, जो मैंने साइकोन्यूरोबिक में जो समझा, जो मैंने हिप्नोथेरेपी में समझा, कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लेस देन 8 ईयर की एज तक डेवलप हो जाता है जी। और उसमें कॉन्शियस माइंड का कोई कंट्रोल नहीं होता जी। यानी कि जो बच्चा 0 से लेकर 8 ईयर की एज में जो उसके आसपास का वातावरण चल रहा है, जो इनपुट उसके माइंड को मिल रहे हैं, ब्रेन को मिल रहे हैं, उसका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा है। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो डेवलप कर लेता है, वो छोटे छोटे प्रोग्राम फ्यूचर में वो जाके सारे उसके बिहेवियर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्राम हो रहा है? आज के समय में 21st सेंचुरी रिसेंट की बात करते हैं, ये प्रोग्राम हो रहा है न्यूज चैनल से, टीवी से, वीडियो गेम से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया कंटेंट से। हमारे समय की बात कीजिए, हमारा प्रोग्रामिंग कैसे होता था? दादा दादी की कहानियां सुनकर, बिल्कुल ठीक है, नाना नानी की कहानियां सुनकर। हमारे सीरियल्स जो होते थे, जो कंटेंट होता था, हम टीवी में देखते थे। आपको याद होगा विक्रम बेताल की कहानियां, रामायण, महाभारत, ऐसे तो सीरियल होते थे। आजकल डोरेमोन से लेकर शिनचैन तक जो कंटेंट दिखाया जा रहा है, आप खुद समझ सकते हैं उसके अंदर कैसा कंटेंट है। सबसे बड़ी बात समझने की यह है कि जो बच्चा 8 साल से कम उम्र का बच्चा, उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ है। वो सारी चीज़ें अंदर सबकॉन्शियस में ले रहा है, उसकी फाइलें बनती जा रही हैं और वो सारी चीज़ें उसके बिहेवियर की फॉर्म में वापस बाहर आ रही हैं। अभी आप कुछ कंटेंट देख रहे हैं, मैं कुछ कंटेंट देख रहा हूँ मूवी में, चाहे वो अडल्ट कंटेंट है या कुछ मारपीट से रिलेटेड कंटेंट है। हमारा कॉन्शियस माइंड बोलता है ये सच नहीं है, ये टीवी है, ये एडिट करके दिखाया गया है। लेकिन बच्चे का जो माइंड है, उसके पास कॉन्शियस माइंड नहीं है, सारा सबकॉन्शियस में है। और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ही बच्चों के बिहेवियर को बदल रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि बच्चों का जो माइंड है उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसे कंटेंट क्या मिल रहा है, इसके ऊपर हमें सोचना होगा। स्कूल अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, स्कूलों का रोल नहीं है, लेकिन हमें एज ए पेरेंट्स पेरेंटिंग कैसे करनी है, घर का इन्वायरमेंट कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। जी, बच्चों की बात चल रही है तो मैं ये कहूँगा डॉक्टर साहब कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके फेवरेट टीचर कौन थे कॉलेज के समय में कहें या स्कूल के समय में, जिन्होंने आपको हमेशा प्रेरित किया कि यार तुम में अलग बात है, तुम अलग चीज़ करो? इस चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। जी। फैमिली में मेरे रिलेटिव्स भी मुझे इस बात को बोलते थे कि तुम में कुछ हटके तो है। जी। हाँ, जब मैंने डॉक्टर बनने का ठाना तो उस समय थोड़ा सा विरोध जरूर हुआ घर में कि नहीं, डॉक्टर बड़े घर के बच्चे बनते हैं, क्योंकि उनके बिलीफ वैसे ही थे। हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन मैंने बचपन से सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है। और बोलते हैं कि जो आप ठान लेते हो वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है। वो जिद का कारण ही था, जिद का रिजल्ट ही था, एंड रिजल्ट था कि मैं डॉक्टर बन गया। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि मैं एक डॉक्टर तो बन गया हूँ, लेकिन ये कंप्लीट डॉक्टर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जब मुझे क्वेश्चंस पूछते थे, सर ये बीमारियां खत्म कब होंगी, कब तक गोलियों के साथ जीना पड़ेगा, वो उनके जो क्वेश्चंस थे उसने मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया। वहां से मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागी कि नहीं, कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि हम ऐसे ही चले जाएं इस दुनिया से, कुछ हट के सोचने की जरूरत है। तो वहां से मैंने अपनी शुरुआत की।
इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स ही, मैं अपने आप को बोलूँगा कि जो पेशेंट मेरे सामने क्वेश्चंस लेकर आते थे या उनकी बेबसी बोलो या उनकी प्रॉब्लम्स बोलो, वही मुझे मोटिवेट किया इस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। जी, जब आपने एक नई दिशा की ओर जब आप आगे बढ़े तो वो एक सर्कल होता है डॉक्टर्स का, अपने दोस्त यारों का, तो आपके दोस्त जो हैं जो काम कर रहे होंगे उनसे बिल्कुल अलर्ट के हैं, तो कभी ये नहीं बोले यार वो क्या कर रहा है यार भाई, अलग टाइप की चीज़ है पूरा, कभी आपके साथ सवाल ऐसे आए कि नहीं आए? हाँ, कुछ सवाल आए, लेकिन अच्छी बात ये रही कि किसी भी डॉक्टर ने विरोध नहीं किया, सबने मुझे मोटिवेट ही किया कि हाँ यार अनिल तुम कुछ कर तो रहे हो, क्योंकि हम डॉक्टर सब समझ रहे हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और डिजीज़ भरमार है, और आज की डेट में डॉक्टर्स खुद स्ट्रेस में है, इस बात को हम डॉक्टर्स भी फील करते हैं। डॉक्टर साहब एक अलग प्रकार का प्रश्न है कि क्योंकि आप उसमें रुचि भी रखते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि संयुक्त जो परिवार है वो भी खंडित होता चला गया, और बच्चे जो हैं, यदि आप जैसे हम लोग जब फैमिली ट्री बनाते थे तो उसमें बहुत सारे परिवार के बहुत सारे सदस्यों के नाम होते थे। अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल में गया था, मैंने देखा कि वो बच्चा फैमिली ट्री बनाता है, उसमें मम्मी पापा और वो बस है। तो इतना जो है हम सिमटते जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? यस, ये बहुत बड़ा इशू है आज की सोसाइटी का, क्योंकि देखिए उस बच्चे के पास प्रोग्राम लेने के लिए, सबकॉन्शियस प्रोग्राम लेने के लिए क्या कंटेंट है। मम्मी डैडी दोनों जॉब में हैं, वर्किंग है, अपने अपने चले जाते हैं, बच्चा सारा दिन अकेला है, या तो वो स्कूल से कुछ सीख के आ रहा है जो उसके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, बट उस एजुकेशन के अंदर भी वो कंटेंट नहीं है जो उसे डे टू डे लाइफ में चाहिए। यानी कि वो एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, एक सीए तो बन जाएगा, लेकिन एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, लाइफ की स्ट्रेस कैसे डील करनी है, वो उसे नहीं सिखाया जा रहा स्कूल में। घर आने के बाद जब मम्मी पापा नहीं है तो वो सारा दिन टीवी या मोबाइल जी उसी पे लगा रहेगा, तो कंटेंट क्या लेगा। दूसरी बड़ी बात, जब लाइफ में कुछ इश्यूज आते हैं, लाइक जैसे अभी कोरोना ही है या बहुत बड़ी बड़ी इश्यूज होते रहते हैं लाइफ के अंदर, स्ट्रेस आती है, टेंशन आती है, बीमारियां आती हैं, उस समय अकेला महसूस होता है, उस समय स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चे के बीच में, बच्चे को समझने वाला कोई नहीं है। दादा दादी, नाना नानी का जो एक रोल होता था बड़े बुजुर्ग का, वो बच्चे की केयर करते थे, उसके ऊपर एक वॉच भी रखते थे और उसकी इमोशंस को समझते थे। जी, आज वो पार्ट लैकिंग हो रहा है, ये बहुत सोचने की ज़रूरत है। देखिए आज आप यहाँ बात कर रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि हमें केवल पहले बात करना है, अवेयर होना है। अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है, अगर हमारे बीच में अवेयरनेस आ गई, सॉल्यूशंस हम ढूंढ लेंगे, सॉल्यूशंस हमारे ही पास में है। जी, फिर एक नया से जुड़ी हुई चीज़ कि जैसे पहले हम लोग गर्मी की छुट्टियों में जाते थे, आप भी गए होंगे, 2 महीना हम नानी के यहाँ रह गए, बड़ा मज़ा आता था, और भाई बहनों के साथ, अन्य भाई बहनों के साथ रहने का एक अवसर मिलता था। अब क्या होता है कि दुनिया भर की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, समर क्लासेस, ये क्लासेस, हमें देखा जाए तो एक अलग प्रकार की प्रतिभा डेवलप तो हो रही है, लेकिन वो सामाजिक जो चीज़ें थी उससे हम दूर हो गए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आजकल हम बच्चों को प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, कि पहले उसको एजुकेशन दे दो, एजुकेशन के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कि उसको तीरंदाजी भी सिखा दो, घुड़सवारी भी सिखा दो, उसको वैदिक मैथ भी सिखा दो, ये भी सिखा दो, वो भी सिखा दो। एक चलन सा बन गया है कि ये 15 प्रोग्राम इसके अंदर डालना ही डालना है, और वो एक रोबोटिक मोड में चलना शुरू हो जाता है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब डे टू डे लाइफ में वही बच्चा आगे जाके फेस करता है एग्जाम में फेलियर, वो फेस करता है इंटरव्यू, और जब इंटरव्यू में उसका 99% मार्क्स जो उसने अपने 12th में लाए थे, ग्रेजुएशन में लाए थे, उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिलती, तो वो फ्रस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करना है, वो फेलियर्स कैसे हैंडल करना है, ये कोई नहीं सिखा रहा है। तो वो रोबोट वहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि रोबोट के अंदर वो प्रोग्राम है ही नहीं, और इसी का फिर नतीजा निकलता है सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्ट पे भी तो वही बात आई ना, छिछोरे में जो बात की गई थी कि फेलियर्स को हैंडल करना कौन सिखाएगा, यही तो हम लोगों को सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। कहीं ना कहीं हमारी जो जनरेशन थी, बचपन हमारा वैसा बीता और हमारे अंदर है वो डीठपन, हमारे अंदर है वो रेजिलियंस, वो जज्बा है मुसीबतों से लड़ने का, बार बार फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये आजकल की जो जनरेशन है, बच्चे हैं, इनको सिखाने की ज़रूरत है ये चीज़ जो एजुकेशन में लैकिंग है। जी, अंतिम में एक सवाल मैं करना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, और वो लोग जो बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बल्कि डॉक्टर से सलाह आप स्वस्थ रहते हुए भी ले सकते हैं। राइट, देखिए जैसा कि मैं काम कर भी रहा हूँ कि लोगों को डिजीज़ के बारे से नहीं, हेल्थ के बारे में समझना होगा। अभी तक हम डिजीज़ ओरिएंटेड हैं, अपनी लाइफ डिजीज़ ओरिएंटेड ही जी रहे हैं कि मुझे ये डिजीज़ ना हो जाए, मुझे वो डिजीज़ ना हो जाए। एहतियात भी वही ले रहे हैं कि कौन सी डिजीज़ ना हो, शुगर ना हो, शुगर की डिजीज़ ना हो जाए, शुगर नहीं खाऊंगा, ये ना हो जाए, ये नहीं करूँगा। लेकिन ओवरऑल हेल्थ के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि मुझे हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जिस चीज़ की आप बार बार सोचते हैं, कांस्टेंट थॉट्स लेके आते हैं, वही आपकी लाइफ में आती हैं। अगर आप डिजीज़ के बारे में सोचेंगे तो डिजीज़ ही आएंगी,
हेल्थ के बारे में सोचने की, समझने की, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इसको भगाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। यानी कि मस्त रहना अपने आप में स्वस्थ रहने की निशानी है। हैप्पीनेस इंडेक्स जो इंडिया का हर साल गिरते जा रहा है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। सक्सेस के मायने रीथिंक करने की ज़रूरत है। हम एक आउटडेटेड मॉडल पर जी रहे हैं सक्सेस के। आउटडेटेड मॉडल यानी कि नेम, फेम, मनी, ये सक्सेस, मानता हूँ ये सक्सेस है, लेकिन उसके साथ साथ हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन, ये भी तो सक्सेस के मायने होनी चाहिए। हाँ। तो जब हम 7 डायमेंशंस की बात करते हैं, हम 7 डायमेंशन में जी रहे हैं। फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल एंड इन्वायरमेंटल। इन 7 डायमेंशन में हमको हार्मनी बना के जीने की ज़रूरत है, तब हम कंप्लीट जी पाएंगे। और दूसरा, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, माइंड, ब्रेन, बॉडी एंड सोल। अभी तक हम 2 डायमेंशन पे जी रहे हैं, ब्रेन एंड बॉडी ओरिएंटेड, माइंड और सोल ओरिएंटेड, और अपने आप को गॉड के साथ, इस यूनिवर्स के साथ हार्मनी बना के रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेल्थ मतलब हार्मनी, स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थित, अपने आप को जानना, अपने आप कॉन्ग्रुएंट में रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना, स्वस्थ रहना। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई। ये थे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, जिनसे ढेर सारी बातें हमने की और आपको भी बहुत सारी इनकी बातों से प्रेरणा मिली होगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।